एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एंटी और बायोटिक्स। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोज मतलब होता है लाइफ, जो जीवन को समाप्त करे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और वो किसी न किसी रास्ते से इंसान के शरीर में इंटर कर जाते हैं। नोज के थ्रू कर जाएंगे, है ना, माउथ के थ्रू करेंगे, वाटर के थ्रू कर सकते हैं, है ना। एयर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं जो एयर के थ्रू हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। हम किसी ऐसी जगह गए जहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और हमने इनहेल कर लिया, तो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम जो मेडिसिन, हम जो दवा, हम जो औषधि यूज करते हैं उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और एंटीबायोटिक्स ड्रग बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपने आपके लाइफ में कभी ना कभी एंटीबायोटिक 100% खाया होगा। जब आप बीमार पड़ते हो, आपको इन्फेक्शन होता है, तो बुखार आता है, तो बुखार को कम करने के लिए आप कौन सी दवा खाते हो? एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एनसेड्स कैटेगरी के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन को कम करते हैं। ठीक है। वैसे ही जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल आपके बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट पे, आपकी स्किन पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे लेप्रोसी, कुष्ठ। कुष्ठ रोग स्किन के सुपरफिशियल पार्ट पे होता है। ठीक है। सोरासिस, ऐसे बहुत से इन्फेक्शन है जो कि स्किन पे होते हैं। फंगल इन्फेक्शन होते हैं जैसे रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन को जब हमें ट्रीट करना होता है तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवा होती है, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगी को, प्रोटोजोआ को, है ना, हर वो चीज को जो इंसान के शरीर में बीमारी पैदा कर रहे हैं सूक्ष्म जीव, उसको मार देंगे, या उसकी, उसके विकास को, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है। तो एंटीबायोटिक के का क्लासिफिकेशन इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो बैक्टीरिया को जान से मार रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं, या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। किसी की ग्रोथ रुक जाएगी तब भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। किसी को आप खाना पीना दे दो, तब भी वो मर, खाना पीना देना बंद कर दो तब भी वो मर जाएगा। या आप उसको सीधे गोली मार दो तब भी वो मर जाएगा। ऐसे ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का या तो आप उसकी ग्रोथ रोक दो, है ना, सेल सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, वो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो आगे चल के वो खुद ही मर जाएगा। या तो आप बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार दो, उसके बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसको आप रैप्चर कर दो। तो इस तरह से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करते हैं। ठीक है। अब वायरस की मैं बात करूं तो वायरस के पास आरएनए होता है। तो आरएनए को जो डैमेज करे, ऐसे ड्रग्स वायरस को हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो 4-5 प्रकार के ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करते हैं। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्या होता है। ठीक है। और एंटीबायोटिक हमें कहाँ से मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। आपने कहावत सुनी है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। जिस पेड़ से, जिस पेड़ को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं, उसमें लोहे के साथ साथ पीछे एक लकड़ी भी लगी होती है ना। और वही लकड़ी कुल्हाड़ी को मदद करती है पेड़ काटने में। वैसे ही जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहा है, उसी सूक्ष्म जीव से हमें एंटीबायोटिक मिलते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक हमें कहाँ से मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं ये। ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारते हैं। ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे एंटीबायोटिक हमें कहाँ से मिलते हैं, एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे बैक्टीरिया, वायरस को बॉडी से इरेडिकेट करते हैं, कैसे उनको मारते हैं, कैसे इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, और एंटीबायोटिक्स के आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, है ना। और इसकी, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यदि मैं कम शब्दों में कहूँ तो एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग्स हैं। ठीक है। जो कि 4-5 कैटेगरी में जिसको डिवाइड किया गया है। एंटीबैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। एंटीवायरल, जो कि वायरस को किल करेंगे। एंटी फंगल, जो कि फंगस को किल करेंगे। एंटी प्रोटोजोअल, मतलब जो प्रोटोजोआ को किल करेंगे, है ना। आपने देखा होगा मलेरिया,
मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, उसमें भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ठीक है। जैसे किसी को जीआई ट्रैक में इंफेक्शन हो गया, उसको डायरिया हो गया, तो हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, है ना। नॉर्फ्लॉक्स टीजेड देते हैं, ऑर्निडाजोल, है ना। तो ये दवाइयां हम यूज करते हैं, है ना। बच्चों में पेट में कीड़म हो जाते हैं, तो हम एल्बेंडाजोल, है ना, इस टाइप की ड्रग्स यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स लो कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया किल करने की क्षमता रखती है। ठीक है, और ये इसकी आइडियल क्वालिटी भी होनी चाहिए, कम कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया को मारे। ठीक है। और बैक्टीरिया को, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, या तो बैक्टीरिया को मार दे, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है। दो प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरे होते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल, साइडल वर्ड कहाँ से आया है? सुसाइड से। सुसाइड मतलब हत्या, है ना। तो सुसाइड मतलब हत्या, तो जो बैक्टीरिया की हत्या कर दे, उसको किल कर दे, उसको मार दे जान से, तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक किसको बोलेंगे? स्टैटिक वर्ड किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से रिलेटेड है, मतलब उसके ग्रोथ को रोक दे, उसके विकास को रोक दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ऐसे दो प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। और कुछ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि रिसर्चर द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा लेबोरेटरीज में डिजाइन किए जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर नेचुरल एंटीबायोटिक्स के जैसा ही होता है, लेकिन ये लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो ये भी बैक्टीरिया को मारते हैं। तो अभी जो फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स हैं, वो लैब में डिजाइन किए गए हैं, लैब में सिंथेटिकली तैयार किए गए हैं। एक मॉलिक्यूल हमें नेचर से मिलता है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, प्राकृतिक रूप से हम उसको आइसोलेट करते हैं। और एक वो होता है जिसको हम लैब में डिजाइन करते हैं, उस पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करके देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसके कम से कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए। एंटीबायोटिक्स इजिली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ताकि उसको हर व्यक्ति खरीद के अपनी बीमारी को ठीक कर सके। तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज है जो कि एंटीबायोटिक में होना चाहिए। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इसके क्लासिफिकेशन का जो एक आधार है वो है केमिकल स्ट्रक्चर, कि एंटीबायोटिक का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, उसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप, ये आप देख सकते हैं, ये है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, इसमें यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी को हम बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। ये रिंग जिसमें प्रेजेंट है हम उसको बोलेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। ये तीन एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसमें बीटा लैक्टम रिंग एब्सेंट होती है, उसको हम नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, नियोमाइसिन आता है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और एमिकासिन। ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसमें नेक्स्ट क्लास आती है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन का एग्जाम्पल है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन। तो ये टेट्रासाइक्लिन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। इसमें आता है क्लोरएम्फेनिकॉल, क्लोरएम्फेनिकॉल। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। इसमें आता है एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, इसमें आता है बैक्ट्रीसिन, कोलेस्टीन, पॉलीमिक्सिन बी और एक्टिनोमाइसिन। ये पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। पॉलीन्स एंटीबायोटिक, इसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमिसिन।
ये 3 एंटीबायोटिक्स आते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन आपने सुना होगा, कोविड के टाइम पे ब्लैक ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में काफी यूज किया जा रहा था। न्यूक्लियोसाइड टाइप के एंटीबायोटिक्स जिसमें आता है प्यूरोमाइसिन, और स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक जिसमें आता है फ्यूसिडिक एसिड। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक के केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है उसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं, और जिसमें ये वाली रिंग प्रेजेंट नहीं रहती हम उसको नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स को फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स टाइप के हैं, टेट्रासाइक्लिन्स है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैं, पॉलीन्स हैं, न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक है, और स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक्स हैं। और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन सोर्स, हमें एंटीबायोटिक कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन का अगला आधार है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, हमें किस सोर्स से मिल रहा है, नेचुरल सोर्स से मिल रहा है या सिंथेटिक सोर्स से मिल रहा है। नेचुरल सोर्स से हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उससे हमें एंटीबायोटिक मिलता है। और सिंथेटिक क्या होता है, जिसको हम लैब में सब्स्टिट्यूशन के थ्रू तैयार करते हैं। तो नेचुरल का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। आपने एजिथ्रोमाइसिन खाया होगा, गले में खराश या खांसी वासी लंबे समय तक चलती है तो 3 से 5 दिन तक हम डोज लेते हैं। ओडी एजिथ्रल 500 की स्ट्रेंथ में आता है। सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और ऑक्सासिलिन। अब एंटीबायोटिक की एक्टिविटी के आधार पे इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक है नैरो स्पेक्ट्रम और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो मतलब होता है सकरा, है ना, इसका दायरा बहुत कम होता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीवों को, मतलब उसका जो दायरा है वो काफी सकरा होता है। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो दोनों में से एक को ही मारेगा। ठीक है, या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेगा या तो ग्राम नेगेटिव को मारेगा, या तो ईस्ट को मारेगा या तो फंगस को मारेगा, है ना। तो इसका जो दायरा है वो सकरा होता है, बहुत इस हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। पर्टिकुलर कुछ थोड़े बहुत ही मतलब बैक्टीरिया को ये मार पाता है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो ग्राम पॉजिटिव को भी मारेगा, ग्राम नेगेटिव को भी मारेगा, है ना, बेसिलस को भी मारेगा। बेसिलस मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई मतलब जो गोल राउंड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकाई बोलते हैं, कोकस, है ना। और जैसे आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि अल्सर कॉज करता है ना, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और उसमें एक पूंछ पाई जाती है। ठीक है, तो वो आपका सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो नैरो स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर का होता है, और ये बहुत ज्यादा इसका कवरेज नहीं होता, इसका दायरा थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उसका कवरेज काफी ज्यादा होता है, वो बैक्टीरिया को भी मारता है, वायरस को भी मारता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, आपका बैसिलस और कोके, है ना, सबको वो फिनिश कर देता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरएम्फेनिकॉल्स। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेगा, वायरसेस पे भी अपना इफेक्ट दिखाता है, और ज्यादातर पैथोजेंस को ये किल कर पाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज्यादातर यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता किस टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, हम अंदाजे से जब ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के आधार पे इट हैज टू क्लासेस, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक।
बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करे, बैक्टीरियोस्टैटिक वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। इसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरियोसाइडल का एग्जाम्पल है सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जिसमें आता है क्लोट्राइमाजोल। और जो ग्रोथ को रोक देता है उसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, लिंकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। अब एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स जो फंगस को किल करते हैं, ग्रीसोफ्लुविन, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन। एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स जिसमें आता है जीडोवुडीन और एमेंटाडीन बी। ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जैसे एसाइक्लोवीर, रोटावीर। ये ड्रग्स वायरस को किल करते हैं। एंटी प्रोटोजोअल, क्लोरोक्वीन, पायरस, पायरीमेथामीन और मेट्रोनिडाजोल, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल डायरिया डायरिया इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उस केस में यूज किया जाता है। और क्लोरोक्वीन और पायरीमेथामीन कहाँ यूज करते हैं? मलेरिया में। ठीक है, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। एंथेल्मिक एंथेल्मिक्स कहाँ? एंथेल्मिक्स में हम क्या यूज करते हैं? आइवरमेक्टिन, मेमेंडाजोल और निक्लोसामाइड। ये एंटीबायोटिक्स हम एंटीथेल्मेंटिक्स के रूप में यूज करते हैं। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में आता है डेक्टिनोमाइसिन और ब्लियोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं कैंसर के केस में। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे एंटीबायोटिक को क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लास है ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को रैप्चर कर देते हैं, उसको वो तोड़ देते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, उसकी सिंथेसिस को भी रोक सकते हैं और उसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे उसमें है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बैक्ट्रिसिन और साइक्लोसेरिन। और जो सेल वॉल के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे उसमें आता है पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन। और जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे उसका एग्जाम्पल है क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स टाइप के एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। ये सब एग्जाम्पल है ऐसी एंटीबायोटिक्स के जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देंगे, जिससे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो नहीं पाएगी तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा। अब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को कम करते हैं, जिसका एग्जांपल है क्यूनोलोन्स और रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज किया जाता है। टीबी का जो इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसमें खांसी आती है और स्प्यूटम बलगम बनता है, उसके इन्फेक्शन में टीबी के इलाज के लिए रिफाम्पिसिन यूज किया जाता है। फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकने वाले एंटीबायोटिक्स है सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीन। तो हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखा, उसकी एक्टिविटी के आधार पे, उसके मोड ऑफ एक्शन के आधार पे, किस तरह से वो बैक्टीरिया को किल करता है। हमने उसके एक्टिविटी का जो स्पेक्ट्रम है उसके आधार पे क्लासिफाइड किया। जिन सोर्सेज से हमें एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं उन सोर्सेज के आधार पे हमने उसको क्लासिफाइड किया, है ना, सिंथेटिक है, नेचुरल है। ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, कौन सी बातें एंटीबायोटिक को खास बनाती हैं। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक। वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, ईस्ट हो, फंगस हो, वायरस हो, सबको मार दे। जो भी बॉडी में बाहर से आके इंफेक्शन कॉज कर रहा है उन सभी पैथोजेंस को किल करने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है इट शुड बी कंप्लीटली
एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जब एंटीबायोटिक का काम हो गया तो ये शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, क्योंकि यदि ये हमारे शरीर में ठहरेगी तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो इसका एलिमिनेशन होना बॉडी से बहुत जरूरी है। लीवर इसको मेटाबोलाइज करे और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे, ताकि हमें एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट ना हो। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट काफी कम होने चाहिए, है ना, और ये कम कंसंट्रेशन में हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए, और होस्ट के लिए नॉन एलर्जिक होनी चाहिए। मतलब हमें एंटीबायोटिक से हमारी बॉडी को एलर्जी नहीं होना चाहिए, और ये साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच पाए ऐसी एबिलिटी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर जाके एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। तो वहां तक इसका पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये पहले ही डिग्रेड हो जाए, पहले ही डिकम्पोज हो जाए और बैक्टीरिया को मार ना पाए। तो इसका वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसका केमिकल स्टेबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए, और इसका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकें। एक एंटीबायोटिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्लोरएम्फेनिकॉल। ठीक है, क्लोरएम्फेनिकॉल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, इसमें पैरा नाइट्रोफिनाइल ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, दिस इज थर्ड कार्बन। यहाँ पर एक OH ग्रुप है, और ये फर्स्ट कार्बन पे एक OH ग्रुप है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1 3 प्रोपेन डाइऑल। डाइऑल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक OH ग्रुप है और यहाँ पर एक OH ग्रुप है। दो OH ग्रुप हो गए तो हम यहाँ पर डाइऑल लगा देंगे। और ये देखो, एक कार्बन दो कार्बन और ये तीसरा कार्बन, मतलब प्रोपेन कहेंगे हम इसको। तो 1 3 प्रोपेन डाइऑल इसका नाम हो गया। ये वाला ग्रुप आपका है एसिटामाइड ग्रुप। ठीक है, इसको हम एसिटामाइड ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं क्लोरोएम्फेनिकॉल, और ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड फीवर में यूज होता है। पीलिया का जो फीवर होता है ना, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाए ब्रेन में या मेनिंजाइटिस हो जाए, तो इन सारे केसेस में हम इस एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है, ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें यदि इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो हम एम्पिसिलिन के साथ इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं, और बच्चों में भी दिया जा सकता है। इसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला नाम के ऑर्गेनिज्म से इसको आइसोलेट किया जाता है। और इसमें जो एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, पैरानाइट्रोफिनाइल की वजह से। ये वाला जो ग्रुप ऐड है, इस ग्रुप की वजह से इसमें एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये टाइफाइड फीवर में यूज किया जाता है, और ब्रेन में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, बुखार आ जाए, उस केस में यूज होता है। मेनिंजाइटिस के केस में यूज होता है। और इसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। और इसकी जो एक्टिविटी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोबेंजीन। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये दोनों इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है, मतलब ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों को मारने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट एंटीबायोटिक कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो। ओके।